Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, faculty at IQ Civils IS Academy. So दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं How is Global South asserting geopolitics? Now this topic is very interesting. Recently there was an article in the newspaper which is related to Global South assertion in geopolitical system. और ये आर्टिकल ना ही सिर्फ जीएस वालों के लिए बल्कि पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एज वेल एज पीएसआईआर ऑप्शनल. क्लियर? तो आज हम इस सेशन में समझेंगे इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव को कि किस तरीके से हमें इंडिया की पोजीशन को समझना है प्रेजेंट और यू कैन से कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स. क्लियर? और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी जिसमें एडमिशंस के लिए न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं. तो आप में से जितने लोग एपीएससी एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द आप सभी लोग एनरोल करवाएं. और साथ ही साथ फ्रॉम 28 ऑफ नवंबर ये बहुत ही बड़ी न्यूज है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि पहली बार ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कि आप सभी ने सुना होगा ज्यादातर सिर्फ दिल्ली में ही होती है. पहली बार पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज याद रखिएगा यूपीएससी के लिए लॉन्च की जा रही है बाय आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी एज वेल एज ऑल आसाम के लिए फॉर एपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एपीएससी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा रही है. 28 नवंबर सभी लोग डेट नोट डाउन कर लें और जल्द से जल्द आप सभी लोग अपना नेम एनरोल करवाएं. और नेम एनरोल करवाने के साथ ही साथ आप सभी को एक प्रॉपर करिकुलम मिलेगा, प्रॉपर प्लान मिलेगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और आप सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर दें क्योंकि पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है. क्लियर एवरीवन? सो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मेंस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन. क्लियर एवरीवन? तो जल्द से जल्द आप सभी लोग अपना नाम एनरोल करें आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी के साथ जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस बैच के लिए एंड टेस्ट सीरीज के लिए. तो आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ एजर्शन इन जियोपॉलिटिक्स. काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अब ये आर्टिकल था अनुराधा एम चेनॉय का और इन्होंने काफी ही अच्छा लिखा इस बार ग्लोबल साउथ एजर्शन इन जियोपॉलिटिक्स के बारे में. बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगा किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. क्लियर एवरीवन? So in this article we will be discussing changes in international politics and also this article is going to tell about the strategy of major powers in changing geopolitics. That means what is the role of major powers? Role of major powers in changing nature of geopolitics. Clear everyone? And also this article is going to explain the global south strategy to maintain its neutrality. तो यहां पर जो पहली लाइन ही दी है आर्टिकल की वो लाइन ही कहती है ग्लोबल साउथ हैज न्यू एजेंसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड with several countries finding that neutrality and strategic autonomy have become a viable ऑप्शन. क्योंकि अगर हम कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड देयर आर सेवरल इवेंट्स और यू कैन से जियोपॉलिटिकल इवेंट लाइक रशिया यूक्रेन वॉर जो है हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा. समझ में आ रहा है? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्रीमिया वॉर, वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर. ओके,
अब ये वॉर जो है ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। नाउ अब यहां पे ग्लोबल साउथ दैट मींस डेवलपिंग वर्ल्ड के क्या स्टैंसेस है, तो बेसिकली डेवलपिंग वर्ल्ड जो है जो साउथ है, ग्लोबल साउथ जिसको हम बोलते हैं, वो याद रखिएगा क्या मेंटेन कर रहा है, दैट इज न्यूट्रैलिटी एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्लियर एवरीवन? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब रेलेवेंस क्या है इस आर्टिकल का, सबसे बड़ा जो रेलेवेंस है इस आर्टिकल का, दैट इज इन जीएस पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जाम। क्लियर? तो मेंस एग्जाम में आपका एक टॉपिक है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स which involves India or affecting India's interest. Then another topic is effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. And last but not least, that is Indian diaspora. Clear? So in this article we will be discussing some key phrases also, like global south क्या है ये हम discuss करेंगे, then global geopolitical developments क्या क्या हो रहे हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, देन ग्लोबल पावर टसल्स ये सारी चीजें, देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मल्टीलैटरलिज्म, ब्रिक्स, आसियान, चाइना इन एशिया पैसिफिक। सो दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। क्लियर? तो पूरी तरीके से हम इस आर्टिकल को डिकोड करने वाले हैं। सो इन कंटेम्पररी सिचुएशन सेवरल कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ, क्लियर, बहुत सारी कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ में, मैंने अभी आपको बताया, दे आर फाइंडिंग न्यूट्रलिटी एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज ए वाइबल ऑप्शन फॉर देम इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। बहुत सारे स्मॉल स्मॉल नेशंस जो है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उस पर अपनी न्यूट्रलिटी शो कर रहे हैं। अब अगर हम करंट पिक्चर की बात करें जियोपॉलिटिक्स की, तो बहुत सारी चीजें, यूएसए की विश लिस्ट हमें देखनी है। क्लियर? तो यूएसए का केस क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आज अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, सो टुडे इंटरनेशनल सिस्टम इज विटनेसिंग आर you can say various geopolitical changes and also a push for competitive great power hegemony. Clear? Now if you see era after 1991, that means USSR was disintegrated. Clear? And Cold War was ended. Clear? So from here world order was changed, that means unipolar. Unipolar means only one superpower. That is United States of America. And after 9/11 attack, 9/11 attack, that is attack on United States of America. So from there rise of terrorism. Clear? अब यहीं से और भी चीजें राइज हो रही थी, लाइक राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ इंडिया। सो टुडे वर्ल्ड ऑर्डर इज मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हमें देखने को मिलती हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स लीड्स विद इट्स गोल फॉर प्राइमेसी इन इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, अमेरिका को चैलेंज किसने किया, रशिया एंड चाइना ने। सो दिस अमेरिकन सुप्रीमेसी, अमेरिकन सुप्रीमेसी एंड चाइनीज चैलेंज, चाइनीज चैलेंज। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी चीजों को समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ग्लोबल साउथ क्या है, समझो। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? देन दिस इज साउथ अमेरिका।
South America, which we also called as Latin America. Then Europe as a continent, and then this is Africa, and these are Gulf nations, okay, and this side India, and this is China, and this is Russia. Clear, everyone? So now try to understand North America, developed region, that means United States of America, developed. Europe, developed and industrialized. Clear? Russia, developed and industrialized. Clear? तो ये जितने भी रीजन है सब कहां पर है? नॉर्थ में. सो टुगेदर these regions are called as global north. ग्लोबल नॉर्थ. तो ग्लोबल नॉर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, डेवलप्ड रीजन्स. देन ऑन द अदर हैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया. क्लियर? these regions are considered as developing regions, developing or underdeveloping. Clear? So together these are called as global south. Together these are called as global south. Clear everyone? Okay, तो ये कहानी है ग्लोबल साउथ की. अब ग्लोबल साउथ का क्या स्टैंस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो इफ यू सी करंट जियोपॉलिटिकल पिक्चर, ओके, if you see current geopolitical picture, so in current geopolitical picture United States is pushing for continuing its primacy in the international system. Clear? So there are various US national security documents, US national security documents. अब यूएस के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहली चीज, यूएस की विश लिस्ट क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एडवोकेट्स फॉर, पहली चीज, कर्बिंग चाइनाज राइज, बिकॉज चाइना इज चैलेंजिंग द हेजेमोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड in terms of trade and commerce, in terms of manufacturing sector, in terms of geopolitical competition, everything. Okay, then second aim of United States of America in terms of national security policy, that is weakening Russia's capabilities, as there are two power blocks, capitalist and communist. So this ideological difference resulted into Cold War, and after Cold War, that means after 1991, again conflict started between USA and Russia. Okay, so US का aim क्या है? To weak Russia's capabilities, weakening Russia's capabilities. And the third thing, securing Europe behind US leadership. Okay, अब यूरोप हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी रहा है किसका? याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. क्लियर? सो यूरोप, याद रखिए, यूएस वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस विद यूरोप. यूएस वांट्स टू maintain cordial relations with Europe. Clear? Then building satellite alliances.
with countries which conform to US interest and values. That means US also advocates for building satellite alliances with countries which conform to US and interest values. समझ में आ रहा है? तो आज अगर हम बात करें इन सब चीजों की, तो ओवरऑल अगर हम यूएस की विश लिस्ट देखें, ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है जो बात करते हैं कर्बिंग चाइनाज राइज, वीकनिंग रशियाज कैपेबिलिटीज, ओके, securing cordial relations with Europe, building satellite alliances with countries which conform to US, clear, in terms of interest and values. So there are other players who are having their different agendas, like India is having different agenda. India wants to maintain neutrality, clear. So there are other players have different agendas, and the global south this time matters even more than before. समझ में आ रहा है? आज ग्लोबल साउथ और भी ज्यादा मैटर कर रहा है पहले से, क्लियर, ये याद रखिएगा. सेकेंड थिंग इज rise of China. Now, giving its phenomenal economic reach during globalization, China began building institutions to counter West. Yes, चाइना ने भी स्टार्ट कर दिए हैं इंस्टीट्यूशंस बनाना ताकि वेस्ट को काउंटर किया जा सके. समझ में आ रहा है? सो चाइना इज लाइक द नियर पियर. चाइना क्या है? चाइना इज नियर पियर. But in reality, China is in no match to the United States of America in terms of military आज भी यूएस की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियर. So it is given that its economical, its phenomenal economic reach that has widened during the globalization, and China started building institutions to counter the West. कौन सा इंस्टीट्यूशन? लाइक ब्रिक्स. ब्रिक्स किस लिए बनाया गया? ताकि काउंटर किया जा सके वेस्ट को. समझ में आ रहा है? देन देखिए चाइना ने बैंक बनाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं. ब्रिक्स बैंक, रिमेंबर दिस, क्लियर. सो basically it looked for the accommodation with the US in its peaceful rise project, clear. So अब यूएस इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है, क्लियर. तो अब चाइना भी देखता है पीसफुल राइज इन इट्स प्रोजेक्ट, बट यूएस फाउंड दिस अनएक्सेप्टेबल. तो चाइना टर्न हो गया पार्टनर से, क्या बन गया? कॉम्पिटिटर बन गया, थ्रेट का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए. ये याद रखिएगा, क्लियर. सो दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, क्लियर. रिमेंबर दिस थिंग, okay. So you can see here case of China. China has emerged as a economic power. China wants to challenge US primacy through various institutions like Asian Infrastructure Investment Bank, ब्रिक्स बैंक हो गई जिसको हम बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लियर. सो दीज थिंग्स. देन केस ऑफ रशिया. रशिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ चैलेंज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. और प्रेजेंट सिचुएशन आप देख सकते हैं, रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट इन जियोपॉलिटिक्स. समझ में आ रहा है? सो इट इज यूज्ड बाय यूएसए टू मेंटेन इट्स प्रिमेसी इन ग्लोबल अफेयर्स. तो बेसिकली रशिया यूक्रेन के नैरेटिव्स को याद रखिएगा. नैरेटिव्स कौन बना रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर, ताकि यूएस की डोमिनेंस बनी रहे. एंड यूरोप इज नाउ फॉर्मली बिहाइंड यूएसए. समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन सी इन करंट कॉन्टेक्स्ट चाइना और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है विदाउट एनी लिमिट्स. एंड दिस इज अ थ्रेट टू होल वेस्ट. यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज अ थ्रेट टू होल वेस्ट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. अब ग्लोबल साउथ का केस क्या है? अब अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इनका केस क्या है? सो द कंट्रीज ऑफ द साउथ, स्पेशली इंडिया एंड चाइना, ओके, दीज आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर फेलिंग सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. ये अब यूएस ने तो इंपोज किए हुए हैं रशिया के ऊपर सैंक्शंस, बट स्टिल चाइना और इंडिया सुनते ही नहीं. इन्हें ट्रेड करनी है.
तो इन्हें ब्लेम किया जाता है। समझ में आ रहा है? सदर्न कंट्रीज वांट अ क्विक एंड पीसफुल रेजोल्यूशन टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सदर्न कंट्रीज जितने भी ग्लोबल साउथ के वो चाहते हैं कि पीसफुली रिजॉल्व हो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ ये भी चाहता है कि रशिया के अगेंस्ट में कोई भी सैंक्शन ना लगाया जाए। क्लियर? सो इन दिस मैनर ग्लोबल साउथ इज एडवोकेटिंग न्यूट्रलिटी। क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अब ग्लोबल साउथ क्यों न्यूट्रलिटी शो कर रहा है? क्योंकि डिपेंडेंट है रशिया पर। कैसे डिपेंडेंट है रशिया पर? फॉर ऑयल एंड एनर्जी नीड्स। समझ में आ रहा है? रशिया बहुत सस्ते में दे रहा है ऑयल एंड एनर्जी। क्लियर? एंड दे ऑल्सो हैव द मेमोरीज ऑफ कोलोनियलिज्म। वेस्ट का सभी को पता है कोलोनियलिज्म सभी की हिस्ट्री है। एंड जो यूएस ने इंटरवेंशन किए थे इराक एंड अफगानिस्तान, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड में राइज हो गई, दैट इज टेररिज्म। तो कोई भी वेस्ट को भूल नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो इसलिए काफी ज्यादा रशिया की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं एंड न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, ये जो ग्लोबल साउथ वर्ड है, दिस वर्ड वाज फर्स्ट coined by social activist Carl Oglesby in 1969। इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। क्लियर? ग्लोबल साउथ क्या डिस्क्राइब करता है याद रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। अभी मैंने आपको बताया ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, दीज टू कॉन्सेप्ट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, now these two concepts, especially these two concept is used to describe a grouping of countries and they also show the socio-economic and political characteristic। तो ये जो ग्लोबल साउथ है इट इज अ टर्म जो यूज किया जाता है। ये टर्म जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? लैटिन अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया था लैटिन अमेरिका। दिस टर्म इज यूज फॉर अफ्रीका, this term is used for Asia। clear? this term is used for Oceania। इन चार रीजन्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। और इसी के साथ ही साथ एक और टर्म है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज थर्ड वर्ल्ड। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस रीजन इज थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। ओके, थर्ड वर्ल्ड जो डिनोट करता है रीजन्स आउटसाइड फ्रॉम यूरोप, क्लियर, एंड नॉर्थ अमेरिका। दैट मींस रिमेंबर दिस थिंग। तो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड याद रखिएगा, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पेरीफेरी रीजन। पेरीफेरी, पेरीफेरी क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज ग्लोबल साउथ, दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज, इन दीज रीजन्स मोस्टली low income and marginalized countries are there। marginalized countries। clear? so global साउथ जो है ये टर्म डिस्क्राइब करता है कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज पूरी तरीके से डेवलप नहीं है और जो चैलेंजेस फेस करते हैं, लोअर पर कैपिटा इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है एंड वैल्यूएबल कैपिटल की भी कमी है, उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ। सो मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज आर इंडीड लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स और सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओके, तो बेसिकली ये ग्लोबल साउथ ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड स्ट्रिक्टली टू इकोनॉमिक थिंग्स। क्लियर? नाउ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो देयर इन द साउथ, बट रिमेंबर दिस थिंग, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो डाउन अंडर, बट ये ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। क्लियर एवरीवन? रिमेंबर दिस थिंग। नाउ व्हाई द ग्लोबल साउथ बिकेम सिग्निफिकेंट? अब ग्लोबल साउथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्या रीजंस है इसके पीछे? अब ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि दो कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ की वो राइज कर रही है। पहली तो चाइना, चाइना की इकोनॉमिक रीच काफी ज्यादा हो गई ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन। Now China began building counter institutions against West. This is the first reason.
देन इसीलिए यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है वो बात करता है चाइना की राइज को कर्व किया जाए, रशिया की कैपेबिलिटीज को वीक किया जाए, यूरोप को दोस्त बनाओ, क्लियर, सैटेलाइट अलायंसेस होनी चाहिए उन कंट्रीज के साथ जो यूएस के इंटरेस्ट और वैल्यूज के बेसिस पर काम करें। ओके, तो यूरोप अगर आज आप देखेंगे, यूरोप इज नॉट दैट मच स्ट्रांग। रिसेंटली इंडिया हैज सरपास्ड यूनाइटेड किंगडम एज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्लियर। So Europe is now firmly behind US strategic plans and has been remilitarizing. So developing Sino-Russian strategic partnership, आज चाइना और रशिया की strategic partnership है बिना किसी लिमिट के, ओके और ये खतरा है किसके लिए? पूरे वेस्ट के लिए। तो आज यूएस इसीलिए यूज करना चाहता है पूरे ग्लोबल साउथ को, किसके अगेंस्ट में? रशिया एंड चाइना के अगेंस्ट में। सो ग्लोबल साउथ, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, दे वांट्स अ क्विक एंड नेगोशिएटेड एंड टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर। ग्लोबल साउथ चाहता है कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए, समझ में आ रहा है। और ग्लोबल साउथ ये भी अपोज करता है कि रशिया के अगेंस्ट में कोई भी सैंक्शंस ना लगाए जाए, क्लियर। नाउ what are the steps being taken by major powers to maintain their global status? अब मेजर पावर्स ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए, समझ में आ रहा है, so that to maintain their global status? तो पहली चीज देखो, मेजर पावर्स में चाइना भी है, यूएस भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, क्लियर। सो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज एक्सपेंडिंग मिलिट्री फुटप्रिंट्स इन एशियन कंट्रीज। आज चाइना का पूरी दुनिया में आपको फुटप्रिंट्स दिखेंगे, समझ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो। तो चाइना की जो मिलिट्री है वो काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही है एशियन कंट्रीज में, एंड चाइना इज ऑल्सो फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी पॉलिसी इन इट्स नेबरहुड रीजन, क्लियर। एंड इसीलिए चाइना वॉयलेट करता है मैरीटाइम जोन जो है साउथ चाइना सी का। ये सबसे बड़ा कंसर्न है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, एंड देयर आर अदर वाटर बॉडीज ऑल्सो विच चाइना इज वॉयलेटिंग। सो दिस इज द एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ चाइना, क्लियर। अब यूएस क्या करता है? यूएस रेस्पॉन्स अगेंस्ट न्यूट्रलिटी। यूएस प्रेशराइज करता है उन न्यूट्रल नेशंस को जो सदर्न ग्लोबल साउथ का पार्ट है, क्लियर, कि आप जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट में वो आप फॉलो कर नहीं रहे। तो इसीलिए यूएस की कांग्रेस, यूएस की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बिल पास किया कि अफ्रीकन कंट्रीज को पनिश किया जाए कि वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ। हालांकि रशिया के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ग्लोबल सैंक्शंस, तो आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो चाइना, इंडिया सभी ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ, क्लियर। तो ये क्या है? वॉयलेशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन। इसीलिए यूएस क्या करता है? प्रेशराइज करता है। नाउ हु आर द मेजर प्लेयर्स इन ग्लोबल साउथ? अब ग्लोबल साउथ में मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं? रशिया के पास सबसे ज्यादा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। रशिया ने हमेशा से ही अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे ध्यान दिया है, and this has shown the capacity to assert its influence in global politics. इसीलिए आप देख रहे हैं रशिया वॉर इन अगेंस्ट यूक्रेन, ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट बन चुका है, हिस्ट्री में भी ये लिखा जाए, क्लियर। सो द डेवलपिंग चाइना रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स, दिस इज क्लियरली डिफाइंड एनिमी अदर फॉर द वेस्ट। समझ में आ रहा है? तो दो एनिमीज मानता है वेस्ट, एक चाइना एक रशिया, क्लियर। क्योंकि चाइना अपने मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। ग्रे जोन पॉलिसीज क्या है? जब चाइना वॉयलेट करता है मैरीटाइम जोन्स को, लाइक साउथ चाइना सी, जिसकी वजह से काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज परेशान में, समझ में आ रहा है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो यूजिंग इट्स लीवरेज टू नेगोशिएट विद मल्टीपल साइड्स। इंडिया बैलेंस करता है रशिया के साथ भी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी, क्लियर। इंडिया ने ऑयल ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया रशिया के साथ। क्यों? क्योंकि रशिया ऑयल ज्यादा सस्ते में दे रहा है इंडिया को, और इससे वेस्टर्न प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया के मिलिट्री पैक्ट्स भी है, किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, दैट इज लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि दोनों ही नेशंस अपनी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। मतलब इंटेलिजेंस नहीं होगी इसमें, क्या होगा कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई शिप आ रहा है और फ्यूल खत्म हो जाता है,
तो इंडिया जो है इंडियन ओशियन में यूएस को फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है। ये क्या है? लॉजिस्टिक। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर इंडिया का कोई शिप अगर फ्यूल या कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ गई तो यूएस भी प्रोवाइड कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, लेमोआ। एंड दूसरी तरफ इंडिया ने साइन किया हुआ है रशिया के साथ INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा रशिया से एंड इंडिया। कैसे? सेंट्रल एशिया के थ्रू। समझ में आ रहा है? इससे इंडिया के अगर हम देखें इंडिया और रशिया की ट्रेड में टाइम भी बचेगा और ट्रेड एंड कॉमर्स काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो इट पार्टिसिपेट्स इन मिलिट्री एक्सरसाइज विद यूएस ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड इंडिया ऑल्सो सेंड्स मिलिट्री कंटिजेंट फॉर वोस्टक एक्सरसाइजेज विद रशिया एंड चाइना। तो इंडिया क्या कर रहा है? एक बैलेंसिंग मूव बरकरार रख रहा है इन रीजन के साथ। क्लियर? नाउ अदर कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ में और कौन सी कंट्रीज हैं? तो पहली हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आप देख सकते हैं इससे अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर, तो बहुत सारी कंट्रीज अपोज कर रहे हैं सैंक्शंस को जो वेस्ट ने लगाए हैं रशिया के ऊपर। तो ज्यादातर कंट्रीज कह रही हैं न्यूट्रलिटी शुड बी देयर। Many in the south are dependent on Russia in terms of energy, fuel, fertilizer. Wheat के लिए डिपेंडेंट है, commodities and defense equipment. इंडिया खुद डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर in terms of defense. Clear? Then apprehensions on west. अब बहुत सारी कंट्रीज का ये भी कहना है, many countries of the south they believe that they are unlikely to get western help when they need it the most. और ये बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? जैसे वेस्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, याद रखिएगा, वन टाइम एक्सेप्शन फॉर पेटेंट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो साउथ का, ग्लोबल साउथ का कहना है जब हमें वेस्ट की जरूरत होती है वेस्ट कभी भी हेल्प करने नहीं आता, और ये बिल्कुल सही बात भी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट मींस एंड होल वेस्ट, हमेशा सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। क्लियर? देन अलायंसेस। अब अलायंसेस की हम बात करते हैं। सो मोस्ट ऑफ दी सदर्न कंट्रीज दे वुड नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंसेस। ना ही वो वेस्ट के साथ मिलिट्री अलायंस करना चाहते हैं, ना ही रशिया, ना ही चाइना के साथ। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी पैक्ट दैट चाइना इन 2022 ऑफर टू 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस वाज नॉट फेवर्ड। चाइना ने इस साल ऑफर किया था पैसिफिक आइलैंड नेशंस को सिक्योरिटी पैक्ट। ओके, सो दिस वाज नॉट फेवर्ड बाय पैसिफिक आइलैंड नेशंस। दे नाइदर अग्री टू चाइनाज कॉमन डेवलपमेंट विजन। पैसिफिक आइलैंड ने चाइना के कॉमन डेवलपमेंट विजन से भी मना कर दिया। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूअसली देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड पुशबैक फ्रॉम द साउथ that wants to make its own strategic choices. तो ग्लोबल साउथ अपने इन डिसीजंस के थ्रू ये बताना चाहता है वेस्ट को कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, फॉरेन पॉलिसी खुद इवॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका डिस्क्राइब्ड यूएस काउंटरिंग मैलाइंग रशियन एक्टिविटीज इन अफ्रीका एक्ट, जिसमें यूएस ने पनिश किया अफ्रीकन स्टेट्स को एंड लीडर्स को जो एंगेज कर रहे हैं रशिया के साथ, और ये एक ऑफेंसिव मूव था यूएस का। समझ में आ रहा है? दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय अफ्रीकन कंट्रीज। नाउ अब क्या रीजंस हो सकते हैं व्हाई साउथ इज रिलक्टेंट टू जॉइन द वेस्ट इन कंडेमनेशन ऑफ रशिया? क्यों साउथ ज्वाइन नहीं कर रहा है वेस्ट के साथ? अभी मैंने आपको रीजन बताया। सबसे पहला चीज, साउथ, ग्लोबल साउथ डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर ऑयल के लिए। समझ में आ रहा है? फ्यूल के लिए, वीट के लिए, फर्टिलाइजर, कमोडिटीज एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। देन वेस्ट समय आने पर कभी भी हेल्प नहीं करता, ये ग्लोबल साउथ को अच्छे से पता है, जो हमने कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट राइट में भी देखा था किस तरीके से, याद रखिएगा, वेस्ट ने रिफ्यूज कर दिया था। देन द वे रेफ्यूजीज फ्रॉम साउथ आर ट्रीटेड इन कॉन्ट्रास्ट to the welcome to Ukrainian refugees have revealed the unsurprising racism. बहुत सारे साउथ से जो रेफ्यूजीज गए थे नॉर्थ में, उनके साथ काफी ज्यादा रेसिज्म हुआ, बट जो यूक्रेनियन रेफ्यूजीज जा रहे हैं उनके साथ एक अलग
अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। ये एक सरप्राइजिंग इवेंट है, याद रखिएगा, किसके लिए? ग्लोबल साउथ के लिए। सो रशिया इज नॉट सीन एज ए थ्रेट इन ग्लोबल साउथ। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस की जो स्ट्रेटजी है कि वो डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर देता है, जैसे रशिया के भी कर दिए थे, तो इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। एंड दिस हैज मेड द साउथ कॉशियस। सो दिस इज लीडिंग द साउथ टू ग्रेजुअली फाइंड वेज ऑफ बाईपासिंग डॉलर। तो अब साउथ भी ये देख रहा है किस तरीके से डॉलर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड। तो आज बहुत सारी कंट्रीज लोकल करेंसीज का यूज करती हैं। नाउ हाउ दी साउथ वैल्यूज न्यूट्रलिटी। अब साउथ क्यों फॉलो करता है न्यूट्रलिटी, किस तरीके से, क्यों जरूरी है साउथ के लिए न्यूट्रलिटी? नाउ इफ यू सी, इवन विद चाइनाज एक्सपेंडिंग मिलिट्री फुटप्रिंट्स, बहुत सारी सदर्न कंट्रीज चाइना की सिक्योरिटी अलायंसेस का पार्ट नहीं बनना चाहती, ना ही वेस्ट के साथ, ना ही रशिया के साथ, ना ही चाइनीज के साथ। तो जब यूएस काफी ज्यादा प्रेशर लगा रहा है रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी थ्रेट नैरेटिव्स बिल्ड कर रहा है, तो इसी तरफ आप देखेंगे साउथ जो है, देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड पुश बैक फ्रॉम साउथ बिकॉज दे वांट टू मेक देयर ओन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। साउथ कहता है कि यूएस को करना है करे, बट हमें भी तो हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनाने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी देखना है हमारे यहाँ डेवलपमेंट में। समझ में आ रहा है? और रशिया के साथ एंगेज करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, फर्टिलाइजर, वीट। समझ में आ रहा है? However, regional powers also work with United States of America so that they can project their own power. For example, Saudi Arabia, ईरान, रीजनल पावर्स भी अपनी पावर को शो करती हैं। समझ में आ रहा है? लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान एंड ऑल। क्लियर? सो स्मॉलर स्टेट्स जो है आज ग्लोबल साउथ के, वो बेसिकली कौन सा एक्ट अपना रहे हैं? बैलेंसिंग एक्ट। दे वांट टू एंगेज विद वेस्ट एज वेल एज रशिया ऑल्सो। क्लियर? So balancing act between regional powers like Sri Lanka does between India and China. श्रीलंका ने क्या किया? इंडिया और चाइना को, दोनों को बैलेंस करके रखा। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं किस तरीके से इंडिया मेंटेन कर रहा है न्यूट्रलिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ऑयल परचेज और बढ़ा दी रशिया से। समझ में आ रहा है? इंडिया जो है ध्यान ही नहीं दे रहा है वेस्ट ने जो सैंक्शंस लगाए। सो इंडिया इज श्रगिंग ऑफ वेस्टर्न प्रेशर। एट द सेम टाइम इंडिया इज आल्सो हैविंग मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? दूसरी तरफ इंडिया ने दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है रशिया के साथ, इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा इंडिया और रशिया को वाया सेंट्रल एशिया एंड ईरान with 3 sanctioned states. क्लियर? ये याद रखिएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लेमोआ है, दूसरा तरफ INSTC है। क्लियर? इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक यूएस लेड रिमपैक, दैट मीन्स रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। और दूसरी तरफ यूएस जो है, याद रखिएगा, इंडिया जो है, अब याद रखिए इंडिया पार्टिसिपेट करता है यूएस के साथ रिम पैक, दैट इज रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज में भी। दूसरी तरफ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ करता है? वॉस्टक, दैट मींस रशिया एंड चाइना के साथ भी। तो इंडिया भी क्या कर रहा है? इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू बैलेंस। अब साउथ की चॉइस क्या है जियो इकोनॉमिक्स में? साउथ को बस एक चीज का डर है कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रीज ना कर दे डॉलर रिजर्व को, जिसकी वजह से साउथ बहुत ही ज्यादा कॉशियस है। यूएस ट्रेड पॉलिसीज ऑफ रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग, this is also leading the south to gradually find ways of bypassing the dollar in bilateral trade by using local currencies. तो आप यहां पर देख सकते हैं what is reshoring and friend shoring. रीशोरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन को, याद रखिए, ब्रिंगिंग प्रोडक्शन बैक होम टू रिड्यूस पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब भी हो जाए तो प्रोडक्शन हमें हमारे घर पर ही करनी चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट सिखाया हमें आत्मनिर्भरता, हालांकि ये महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर?
तो ये याद रखिएगा। देन फ्रेंड शोरिंग, लिमिटिंग द ट्रेड ऑफ की इनपुट्स टू ट्रस्टेड कंट्रीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क टू सप्लाई चेन ऑन विच यूएस एंड इट्स पार्टनर्स रिलाई। यस, समझ में आ रहा है। जो ट्रेड की इनपुट्स है हमें उन्हें लिमिट करना चाहिए ट्रस्टेड कंट्रीज तक, समझ में आ रहा है, सो दैट टू रिड्यूस द रिस्क टू दी सप्लाई चेन्स जिन पर यूएस और उनके पार्टनर रिलाय करते हैं। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। देन आज बहुत सारे सदर्न नेशंस ने साइन किया हुआ है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल इंडिया एंड जापान अब दोनों ट्रेड कर सकते हैं अपनी करेंसीज में, समझ में आ रहा है, डॉलर की जरूरत नहीं है। सो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट यूज करता है चाइना, क्लियर, आसियान यूज करता है, प्लस 3 अदर कंट्रीज एंड एटसेट्रा, क्लियर। देन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो कि लाइक ब्रिक्स है, अफ्रीकन यूनियन, आसियान, देन कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, these institutions have given it new confidence because in present world the role of United Nation is challenging, समझ में आ रहा है, because of rise of China, rise of other powers, multilateralism, multipolar world order, the dominance of United Nation is gradually declining in present scenario, clear, तो ये याद रखिएगा। so what is the way forward, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज द वे अहेड। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही सबसे जरूरी चीज है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आल्सो। सो ग्लोबल साउथ के पास एक नई एजेंसी है और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है यूनाइटेड नेशंस के अलावा, लाइक ब्रिक्स है, अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स। इससे ग्लोबल साउथ के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया कि हमें वेस्ट के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर सेवरल कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, they have become today economic powerhouses because India is also a rising power, clear, but there are some inequalities, domestic problems हमेशा से ही concern है, but still all these powers are rising power. So in these circumstances neutrality and strategic autonomy, these are viable options for these countries. तो basically overall इस आर्टिकल में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या आप कह सकते हैं प्रूव किया गया है, दो चीजें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड न्यूट्रलिटी। इन्हीं दो चीजों पर ये पूरा आर्टिकल डिपेंड करता है और एक बहुत ही अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं मेंस में। सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं दैट ग्लोबल साउथ ने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है डेवलपमेंट पर कि किस तरीके से वो ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत होगी, समझ में आ रहा है। दैट इज वाई द नीड ऑफ आवर इज ग्लोबल साउथ वॉइसेस कलेक्टिवली। ग्लोबल साउथ को एक बार फिर से साथ में आना होगा लार्जर कंसर्न्स के लिए ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डिवास्टेशन टू इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन। सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डिवास्टेशन से इनइक्वालिटीज एंड इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन। नाउ ग्लोबल, दिस इज द टाइम where global south should increase its militarization, okay, should rise in you can say उन्हें collectively अपनी voice rise करनी चाहिए। so अगर ये काम कर जाता है in plural inclusive ways, that means सभी साथ में मिलकर काम कर लेते हैं global south, then this region will have a greater potential to contribute and this will make this world a better प्लेस। और इससे जो होगा एक जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक नया दौर शुरू हो सकता है। तो अब आप सभी के लिए एक यूपीएससी एपीएससी मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करें। इन द व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया needs a long term and clear vision to shape India's strategic choices and behavior which can help in securing its interest, full stop, discuss। तो ये आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। तो आई होप आप सभी लोग लिख लेंगे एंड ये आर्टिकल इजीली आप समझ गए होंगे। क्लियर एवरीवन? सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, IQ सिविल्स एपीएससी यूपीएससी के नाम से है।
ज्वाइन करिए और सारे नोट्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया लेटेस्ट क्या क्या चीजें आ रही हैं IQ सिविल से। टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस इन UPSC as well as APSC examination as well as new batches is going to start from 11th of November and 20th November. Clear? At IQ Civils IAS Academy. So I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू so much.